सबसे पहले आपका जो डायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको टैक्स का एक बार बता देता हूं कि इंडिया में टैक्स की चीजें होती किस तरह से हैं, बराबर। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो कि कोई भी कंट्री है या कोई भी देश है वो किस तरह से चलता है। लॉ का सब्जेक्ट है ना, नहीं लॉ का सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में नहीं है, डायरेक्ट टैक्स लॉज बोलते हैं इसको, बराबर। तो यहाँ ठीक है, वो बाद में डिस्कशन कर लेंगे और भी चीजें। अभी एक बार स्टार्ट करते थे, ये केस में शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो अब यहाँ पे इंडिया में कोई भी पर्सन कोई भी काम कर रहा है ना, उसको हर जगह पे कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन उसको काम करने के लिए एक पीछे के साइड पे उसका एक क्या होना चाहिए, एक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जिसके बेस पे वो काम करेगा। जिस तरह से हमको कोई भी काम करने के लिए सिलेबस दिया जाता है, बराबर, सेम वे कोई भी मशीन को चलाने के लिए एक बुक होती है, मशीन किस तरह से ऑपरेट करेगी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है। सेम वे गवर्नमेंट जो काम करती है या कोई भी एजेंसी काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, वो सब कुछ काम उसके लिमिट के हिसाब से करेगी। उसको पावर दिया जाता है कहीं ना कहीं से, वो पावर के बेस पे वो काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया का यूनियन या फिर स्टेट, उनके बीच में अलग अलग पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। वो पावर्स कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब हमारा भारत का जो संविधान है उसमें लिखी गई चीजें ही कर पाएंगे, गवर्नमेंट हो या कोई भी पर्सन हो। परमिटेड चीजें क्या है, क्या नॉन परमिटेड है, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। और गवर्नमेंट एक फेडरल बॉडी है, वो किस तरह से काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसके आगे या पीछे नहीं जाएगी। अगर उनको इस तरह की कोई चीजें करनी होगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे आर्टिकल 245 से लेकर 255, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनमें 245 से लेकर 255 आर्टिकल्स तक यहाँ पे यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, हमेशा यूनियन अगर कहीं पे भी आ रहा है उसका मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनके बीच में अलग अलग पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि कौन से गवर्नमेंट क्या काम कर पाएगी, कौन सी गवर्नमेंट कौन सा काम कर पाएगी। और यहाँ पे पावर्स टू मेक लॉज मतलब कायदे कानून, जो नियम कानून एक्ट वगैरह जो भी चीजें बनाने का पावर है, वो आर्टिकल 245, 246 एंड 248, ये 3 अलग अलग आर्टिकल्स है। उनमें सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं अलग अलग कि भाई इनमें इस चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना पाएगी, इन चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पावर है कि लॉ बना पाएगी। तो आर्टिकल 245, 246 एंड 248 में दिया गया है कि गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, वो लॉ बना सकती है, बराबर। और वहां पे शेड्यूल भी है बहुत सारे, शेड्यूल 7 दिया गया है। अब यहाँ पे आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 क्या है, यहाँ पे एक चीज लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी पर्सन इंडिया में टैक्स नहीं ले पाएगा। कब तक, जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं है। कोई भी ऐसे ही टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाएगा जब तक उनके पास अथॉरिटी नहीं है। समझ गए चीज को। आर्टिकल 265 इज बारिंग द कलेक्शन ऑफ टैक्स विदाउट एनी अथॉरिटी। तो फर्स्ट थिंग इज दिस। उसके बाद आर्टिकल 245 से लेके 248 तक जो दिए गए, वहां पे पावर दिया गया कि गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। 265 में बोला कि आप पावर के बिना या लॉ के बिना आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7 में, आर्टिकल 246 ये आपके एमसीक्यू में पूछते हैं कि आर्टिकल 246 में कौन सा पावर दिया गया है। तो आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7 में पावर दिया गया है गवर्नमेंट, दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों को, कि वो कहां के हिसाब से पावर, कौन कौन से पावर यूज करके टैक्स कलेक्शन के लॉ बना सकती है, बराबर।